my all dears, it's Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। बड़ा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये बेटा आखिरी अपना पार्ट है, आखिरी लेक्चर है जिसमें हम बीमारियों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पूरा ओवरव्यू करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें शॉर्ट वीडियो होगा 30-35 मिनट का, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। और आपको आंखें बंद करके वो वीडियो सुनना है, रिपीटेशन करनी है आपको, अगर टॉपिक वो सारे याद हैं तो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना डिसऑर्डर एक बीमारी है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होती है जिसका नाम है अल्सर। सुना होगा, काफ़ी बंदों ने पता भी होगा। अल्सर हम कहते हैं बड़ा जख्म को, सिंपल अपना जो मैदा है या अपनी जो अंतड़ियाँ होती है इंटेस्टाइन, उसमें कोई जख्म हो तो इस जख्म को हम कहेंगे अल्सर। अपना जो बड़ा स्टमक होता है, स्टमक के बाद अपना जो इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कोई जख्म हो तो जख्म को हम क्या कहेंगे, अल्सर कहेंगे। अल्सर क्या है? ए सोर आर पेनफुल वॉन्ट्स इज कॉल्ड अल्सर। अल्सर कराने वाला कौन है बेटा? अल्सर कराने वाला खुद आपकी बॉडी का एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ये एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है अगर वो आ जाए आपके स्टमक, जो इसकी वॉल या लेयर होती है म्यूकोसा, वहाँ पे अगर आ जाए तो वहाँ पे क्या करेगा, ये पेप्सिन एंजाइम उस लेयर को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। तो ऐसे अल्सर होती है। अल्सर कराने वाला पेप्सिन खुद हार्मोन है आपका। अगर ये तभी अल्सर कराएगा जब म्यूकस सही तरह से प्रोड्यूस ना हो, या कि नमक पड़े थे हमने बायोकार्बन वो ना हो, जो हमने स्टमक टॉपिक में पढ़े थे। अगर नहीं आ रहा समझ में तो स्टमक टॉपिक को एक बार फिर से देख लें। तो वहाँ पे यहाँ पे पता है आपको पेप्सिन एंजाइम जो है वर्क करता है नॉर्मल 2 pH पे, 1.4 कुछ बुक्स में या कुछ में 2A एसिडिक कंडीशन में काम करता है। और यहाँ साइडों में जो स्टमक में pH होती है वो होती है न्यूट्रल, 7 या 8 तक होती है pH, थोड़ी सी अल्कलाइन होती है। जैसे ही एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। अगर ये म्यूकस और ये चीज़ें नहीं है, साल्ट वगैरह, तो ये अल्सर करा देगा। ये एंजाइम आपका आपके मैदे को ही खा देगा, जिससे अल्सर हो जाएगी, जख्म हो जाएगा। एक तो ये आपका कारण है। दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेज़ाब ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, अगर एम्बेलेंस हो जाए तो तेज़ाब भी अल्सर कराता है। ऐसे बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पालोरी। 70% केसेस में जो मोस्टली जो अल्सर होती है वो अल्सर बैक्टीरिया की वजह से होती है। 100 में से 70% जो केसेस होते हैं अल्सर के बेटा, वो 70% अल्सर के केसेस कराने वाला बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पालोरी। ये बैक्टीरिया भी कराता है अल्सर, मैदे में जख्म कराता है। ऐसे कुछ मेडिसिन है जैसे एस्पायरिन, आप जो खाते हैं दवाइयाँ बुखार को कम करने वाली, ये पेनाडोल, ब्रूफेन, ये आपकी जो भी कालपुल, ये दवाइयाँ बेटा खतरनाक है। ऐसे नहीं खानी चाहिए कि फटाफट आप खा रहे हैं 2, 3, 4 अपने मुंह। बुखार आ रहा है तो 1-2 दिन, अगर बुखार 100 पे 101 है 102 है तो उस टाइम कभी भी गोली ना खाएं। बुखार आपकी बॉडी खुद करवाती है, डिफेंस सिस्टम में आता है। 2 दिन के बाद अगर बुखार ऊपर जा रहा है तो गोली खा लें, तो डॉक्टर से रुजू करें, मलेरिया शलेरिया के टेस्ट कराएं, फिर गोली खाएं। हमेशा भी अच्छा डॉक्टर या अच्छा बायोलॉजी का टीचर वो कभी भी प्रेफर नहीं करेगा गोली खाना। अगर आपको बुखार आ रहा है, नॉर्मल है, तो गोली कभी नहीं खाएं बेटा, ठीक है ना। ये मैं खुद भी ऐसे करता हूँ। मुझे भी जब बुखार आता है नॉर्मल तो मैं 1-2 दिन गोली नहीं खाता हूँ। बुखार आपकी बॉडी खुद करवाती है जरासीम को मारने के लिए। तो ज़्यादा गोलियाँ खाना, टिक्कियाँ खाना, टिक्के ज़्यादा से ज़्यादा जो टैबलेट्स है वो खाना, उससे भी अल्सर होती है ओवर इसकी वजह से। दूसरा स्ट्रेस, परेशानी, जिसमें आपका मैदा सही डाइजेस्ट नहीं करता और आपका गैस्ट्रिक जूस सही जो अच्छी तरह से नहीं रिलीज होता है प्रॉपर टाइम पे, या प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाना, आप कभी 10 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 12 बजे, कभी 8 बजे, इससे भी ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, इससे भी अल्सर होती है। या स्पाइसी फूड, गंदे, अल्कोहल, शराब का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करना, ये सारे कारण हैं अल्सर के। अब आगे, अल्सर जो है इसमें कौन से ऑर्गन डैमेज होता है? स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है। ज़्यादातर केस में ये स्टमक ही होता है, मैदा, अल्सर सारी यहाँ पे होती है। इसके बाद हम देखें ट्रीटमेंट। अल्सर की बड़ा इलाज है आपकी एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरिया करा रहा है ये बीमारी, ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का इलाज आपको पता है एंटीबायोटिक होती है, मेडिसिन है, ड्रग्स है। दूसरा है कि ट्रीटमेंट होती है, ड्रग्स होती हैं जिसको PPI कहते हैं, पंप इनहिबिटर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये दवाइयाँ आती हैं, गोलियाँ होती हैं, PPI, PPHI नहीं, PPHI में आगे तो नहीं जाइएगा, काम वहाँ पे बड़ा गर्क हो जाएगा। PPI ये दवाइयाँ होती हैं
सिंपल, जो क्या करती हैं अपने अंदर, जैसे ये दवाइयाँ खाएंगे तो ये दवाइयाँ आपके अंदर मैदे में ठंडक पैदा करेंगी, और मैदे में जो ओवर HCl सीक्रेट हो रहा है या अनकंट्रोल्ड अमाउंट में अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है आपके मैदे का, या बहुत ही ज़्यादा HCl है, या आपका गैस जो रिलीज हो रहा है उस रिलीजिंग को थोड़ी सी कम करती हैं ये आपकी दवाइयाँ। ये दवाइयाँ आपने देखी होगी, थोड़ी मीठी सी होती है, ये अच्छी सी होती है, यूँ मिंट की तरह मिंटा खा रहे हैं, जैसे कोई टॉफ़ी खा रहे हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, जैसे आपने नवरत्न की तरह वो वाइट कलर की सफ़ेद दूध टाइप आपने ये दवाइयाँ शवाइयाँ पी होंगी, ये है ना मैदे की एसिडिटी कम करने वाली। या आपने रिज अपनी दूसरी जो दवाइयाँ आती हैं आपकी राइजेक वगैरह, ये सारी। अब आगे देखें, फूड पॉइजनिंग नेक्स्ट ये डिसऑर्डर है। फूड पॉइजनिंग आपको पता है, खाना ख़राब हो जाना या खाने का जहरीला हो जाना, खाना जहरीला हो जाना। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब आप खाना कुक कर लेते हैं, फिर खाना खाते नहीं है टाइम पे, फिर वो खाना ऐसे पड़ा रहे, या खाना पड़ा है उसमें हर जगह पे बैक्टीरिया तो होते हैं, फंगस तो होते हैं हर जगह पे, हवा में हर जगह पे पड़े, वो फंगस फिर वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, फिर फंगस जहर छोड़ेंगे उस खाने में ताकि कोई दूसरा जानदार ना आ जाए, ये खाना हम ही खा सकें। फिर ऐसे कंटामिनेट फूड जो है, गंदे, इसमें जरासीम भरा हुआ खाना, पारूथा 8-10 घंटे जो पुराना है, ऐसे खाने को हम खाएंगे ना तो जरासीम हो गए इस खाने में, वो खाना आ जाएगा आपकी बॉडी में, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपको फूड पॉइजनिंग होगी। ये खाना जो है गंदा आया है, ये खाना गंदा किसने किया है, बैक्टीरिया ने। इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। इसके अलावा आपका साल्मोनेलिया बैक्टीरिया, ये भी फूड पॉइजनिंग कराता है। सम वायरसेस हैं ऐसे, ये पैरासाइट्स आ रहे हैं, ये भी कराते हैं फूड पॉइजनिंग। सीवियर फूड पॉइजनिंग कॉल्ड बोट्यूलिज्म। बोट्यूलिज्म होती है हाईली सीवियर फूड पॉइजनिंग, जिसमें बंदे के डायरिया होगा, उल्टियाँ होंगी, बुखार ही बुखार होगा, बिल्कुल बंदे का सत्यानाश हो जाएगा बंदे का। इसको हम कहेंगे बोट्यूलिज्म, और ये कराने वाला भी बैक्टीरिया है बेटा, बोट्यूलिज्म। ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्राडियम बोट्यूलिज्म, ये बैक्टीरिया कराता है बोट्यूलिज्म। तो हमेशा खाना जो है वो कुक्ड खाया करें, गर्म किया हुआ खाना खाया करें, वो खाना हमेशा आपका अच्छी तरह से जो है उसके ऊपर कवर हो, और खाना हमेशा रिफ्रिज में रखा करें, ताकि लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे जरासीम ग्रोथ कम से कम या ना होने के बराबर होगी। या आप खाना खा भी रहे हैं 5-6 घंटे पुराना, तो उसको पहले से थोड़ा सा उबाल के या थोड़ा सा गर्म करके, ताकि जरासीम मर जाए, फिर हम खाना चाहिए। तो सिंपल फूड पॉइजनिंग का इलाज बाद में होता है। फिर ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिपें शिपें चढ़ाई जाती हैं, फिर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाता है, ग्लूकोज वगैरह पिया जाता है, ये चीज़ें हैं, ठीक हो जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। पर एहतियात सबसे पहले है, सफाई जो है वो लाजमी है। फिर आगे एक और तीसरा डिसऑर्डर है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया बेटा हम कहते हैं बदहजमी को, इनडाइजेशन को दूसरे नाम से। ये डिस्पेप्सिया बदहजमी तब होती है जब बहुत ज़्यादा हम खाना खा लें, किसी दोस्त की दावत पे चले जाएं, शादी पे चले जाएं, वहाँ पे 500 रुपये का हम लिखाते हैं वो चीज़, जिसको अलग अलग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में वो कहते हैं पौआ या नेत्रा या नेंड, तो वो चीज़ देते हैं या गिफ्ट वगैरह देते हैं। 500 का भाई दिया है, बदले में 2000 का खाना है, 2000 का हमें ठीक ठाक जो है वो उसका जो है हिसाब किताब बराबर करना है, जो पैसे दिए गिफ्ट दिए हैं दोस्त को या दोस्त की शादी को या रिलेटिव को। तो उस चीज़ के नतीजे में हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग वजह से क्या होगा, डिस्पेप्सिया बदहजमी होगी। तो बदहजमी के और काम क्या है, डिस्कम्फर्ट या पेन इन एब्डोमेन, हार्ट बर्न होगा, जलन होगी, मैदे में अजीब सी गुड़गुड़ाहट होगी, क्रैम्प हो जाएगा मैदे में। फिर क्या होगा, मैदा बेचारा सही में चर्निंग ही नहीं कर पाएगा, मसल उसकी सही प्रॉपर कांटेक्ट से नहीं हो पाएगी। इसके नतीजे में क्या होगा, मैदा आपका डिस्कम्पोर्ट हो जाएगा। फिर ये ऐसे गंद एक्स्ट्रा खाने को या तो आपकी बॉडी यूँ मुंह से बाहर निकालेगी, ऊपर वाले सुराख से या नीचे वाले सुराख से। नीचे वाले सुराख से निकलेगा एक्स्ट्रा खाना बाहर, तो उसको डायरिया कहेंगे। ऊपर वाले सुराख में निकलेगा तो उसको वोमिटिंग कहेंगे, उल्टी कहेंगे, बॉडी खुद कराती है आपकी। तो इसमें क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, जलन सी होगी, स्टमक क्रैम्प, वोमिटिंग होगी, फीवर आएगा, डायरिया होगा, दस्त वगैरह लगेंगे। और दूसरा जो है वो ड्यू टू ओवर ईटिंग और बाइल पिगमेंट्स की अनबैलेंस होने की वजह से भी डिस्पेप्सिया होती है, ये इसके कारण है। तो डिस्पेप्सिया का इलाज यही है, खाना नॉर्मल खाना चाहिए, हमेशा पेट को थोड़ा भूखा रखना चाहिए, सिंपल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, टाइम पे खाना खाना, सिंपल सफाई वगैरह, ये सारी चीज़ें। आगे बेटा, ओबेसिटी, मोटापा भी इसी की वजह से होता है। अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, एनर्जी आपकी बॉडी कम यूटिलाइज कर रही है, आप दे एनर्जी ज़्यादा रहे हैं, तो क्या होगा, मोटापा ही होगा। आप जो एक्स्ट्रा खाना खाएंगे, काम आप कम कर रहे हैं। मिसाल है जैसे आपकी ये बॉडी है, अब आपकी बॉडी को चाहिए 2000 कैलोरी एनर्जी, और आप ले रहे हैं डेली के 3000 कैलोरी, तो इससे क्या होगा, 1000 कैलोरी तो एक्स्ट्रा आ रही है ना आपकी बॉडी में। ये 1000 जो कैलोरी है वो एक्स्ट्रा कैलोरी एनर्जी या खाना आपका बेटा, वो लिवर जो है उसमें जमा होगा। लिवर ये एक्स्ट्रा एनर्जी को कन्वर्ट करेगा फैट में, लिपिड में, प्रोटीन में।
फैट है, लिपिड है, या आपका प्रोटीन है, आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन है, ये खाना रिजर्व फूड की फॉर्म में जमा होगा। और ये जमा तब होगा जब एक हार्मोन होगा इंसुलिन, वही आपकी इस एक्स्ट्रा बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके नतीजे में इंसुलिन भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें आगे डायबिटीज़ होगी, वज़न आपका बढ़ता जाएगा। ये फैट आगे एक्स्ट्रा खाना फैट में ही कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में ही कन्वर्ट होगा। ज़्यादातर आपके केस में फैट ही आखिर में बनती है, सारी चीज़ें कन्वर्ट होगी, फैट जमती जाएगी, फिर बंदा मोटा होता जाएगा, हेवी होता जाएगा, टुंड निकलती जाएगी, पेट निकलता जाएगा। इसके नतीजे क्या होगा, ओवरवेट हो जाएगा। ओवरवेट के बहुत बड़े नुकसान आते हैं। ज़्यादा लिपिड होगा बंदे में, उससे ज़्यादा लिपिड जमने की वजह से ब्लड नालियाँ जो है वो नैरो हो जाएंगी, बीपी बंदे की बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक के चांस हो जाएंगी, और उसको जो है गुर्दे उसके फेल होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीपी वगैरह मेंटेन करने वाले गुर्दे ही हैं। एक्स्ट्रा जो भी आपकी फैट या लिपिड है और आपका हेमरेज करा सकती है। कोई नाली को ब्लॉक करेंगे तो वो उस नाली अगर वो दिल की है तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर वो नाली ब्लॉक होती है लिपिड की वजह से ब्रेन की, तो उसमें आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। बीपी हमेशा हाई हो रहेगी, हाइपरटेंशन में बंदा रहेगा, और ओवरवेट की वजह से बंदे के घुटनों में ज़्यादा दर्द होगा, उसको आर्थराइट्स जोड़ों का दर्द भी जल्दी होगा। ये सारे आगे चलकर बड़े बड़े जो है ना, हम कहेंगे कि मसाइल पैदा होंगे जिस बंदे में फैट है या ओबेस है या मोटा हो रहा है बंदा। ये सारे कारण, इसका कारण एक ही है, मुंह में ज़्यादा ठूसना या ज़्यादा खाना खाना। ओबेसिटी को मेयर कर सकते हैं BMI के ज़रिए, बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए। ये BMI क्या होती है बेटा, सिंपल है, आपकी हाइट कितनी है, पहले आप अपनी हाइट को देखें। मिसाल आपकी हाइट 5.5 फीट है या 5.25 फीट है, उस हाइट को पहले कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में। मीटर यही होगा आपका 1.7 या 1.8 मीटर, फिर उस मीटर का स्क्वायर करो। मिसाल है आपका मीटर बनता है, आपकी हाइट है 1.8, इसका स्क्वायर करो, डबल करो, तो मीटर बन जाएगा 3.6 मीटर। अब ये 3.6 मीटर आया, मीटर स्क्वायर किया। अब इस मीटर स्क्वायर को डिवाइड करना, आपका वेट कितना है। मिसाल आपका 70 kg वेट है, तो 70 को आप डिवाइड करना 3.6 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 20 आएगी, 21 आएगी, 22 आएगी। ये 20 21 क्या है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स है। अगर ये वैल्यू आपकी 15 और 20 के बीच में आती है तो बेहतरीन बात है। 15 से नीचे वैल्यू आती है माना आप बहुत पतले हैं, हवा में उड़ जाओगे, आपको खाना खाना चाहिए ज़्यादा, आपको वजन बढ़ाना चाहिए। अगर ये वैल्यू 20 से ऊपर आती है तो ये खतरे की घंटी है, माना आप मोटे हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर ये वैल्यू 25 से ऊपर आती है तो आप बहुत मोटे हो रहे हैं, आपको खाना कम खाना चाहिए, आपको अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए। और भी कारण है ओबेसिटी के, अगर खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, इस पर भी ओबेसिटी होगी। या फिर बंदा जो शराब पीता है और फिर ये गंद खाता है, तली हुई चीज़ें, समोसे पकौड़े बर्गर पिज़्ज़ा, फास्ट फूड है, चावल वगैरह है, या फैट की जो भी चीज़ें सोर्स वो ज़्यादा हम खाएंगे तो इसमें भी ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, जिसमें आगे मसाइल होंगे। तो ओबेसिटी का इलाज है कि ये एक्सरसाइज, वॉक, खाना कम से कम खाना ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ठीक है नॉर्मल खाना चाहिए, लिपिड को बिल्कुल ही ऑफ करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये इसका क्या है, इलाज है, सिंपल। आगे हम चले, नेक्स्ट डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नोरेसिया। बड़ा एनोरेक्सिया नोरेसिया ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है दिमागी तवाज़ुन की। ये दिमागी जो है वो बीमारी जिसको कहेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये डिसऑर्डर लड़कों में है मगर ज़्यादा कॉमन ये लड़कियों में होता है। जो लड़कियां होती हैं 20 से 21 साल के बीच वाली यंग गर्ल, उनके अंदर ये बीमारी कॉमन होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इनमें होता क्या है, लड़की कहेगी कि भाई अगर ये मैंने ज़्यादा खाना खाया मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरी फिगर ख़राब हो जाएगी, मैं बुरी लगूंगी, मैं अजीब किस्म की लगूंगी, मुझे ब्यूटीफुल लगना है, अच्छा लगना है, अट्रैक्टिव लगे मेरी बॉडी या फिगर। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो लड़कियां जो है खाना खाना ही छोड़ देती हैं, बिल्कुल कम खाना खाती हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा, कम खाना खाने की वजह से बेटा उस लड़कियों की बॉडी में या उस कुछ लड़कों की बॉडी में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स इनकी कमी हो जाएगी। ये नुकसानकार है। ज़्यादा खाना खाना चाहिए टाइम पे, मगर खाना अच्छा चाहिए, गंद नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें, वॉक, एक्सरसाइज, थोड़ा ये बैलेंस रखना चाहिए, तो ये इशू होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बीमारी है जिसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच स्पेशली गर्ल्स और वुमेन fear of gaining overweight so refuse to eat appropriately। फियर होता है इसमें, खौफ होता है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, हम बुरी लगेंगी, हमें ताने मिलेंगे, ये होगा ये होगा ये होगा, इस चीज़ से खाना खाना ही छोड़ देती हैं।
फिर वो बीमार हो जाएंगी, शदीद बीमारियों, बड़ी लकड़ी की तरह हो जाएंगी। फिर वो उनका डाइजेस्टम भी काम नहीं करेगा प्रॉपर, फिर वो इलाज पे आएंगी, 2 साल 4 साल वो बेड पे होंगी हॉस्पिटल की। फिर उनको खाना दिया जाएगा ड्रिप के जरिए, डाइजेस्टम तो काम नहीं कर रहा है, ये खतरनाक डिजीज है। तो ये चीज़ है जिसको कहें एनोरेक्सिया नोरेक्सिया। फीमेल ऑफ 12 to 21 ईयर्स उनमें होती है कॉमन। देन वो जब बीमार पड़ जाएंगी शदीद, उसका मैदा ही नहीं काम करेगा, तो क्या होगा, वो फिर खाना लेगी बाय द हेल्प ऑफ डिप, और रिकवरी 2 से 4 साल लग जाएंगे इसको ठीक होने में दोबारा। अच्छा, आगे एक डिसऑर्डर है बुलिमिया नोरेक्सिया। बुलिमिया नोरेक्सिया भी कॉमन बेटा बीमारी है औरतों के अंदर, मगर ये बीमारी बूढ़ी औरतों में होती है। आंटियां जो होती हैं, बूढ़ी औरतें, उनमें ये ज़्यादा होती है। और इस बीमारी में क्या होगा, जो बूढ़ी औरतें हैं वो मोटी हो जाती हैं, फिर जोश चढ़ता है, 8-10 मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, फिर चलेंगी भाई हमें वेट अपना जो है वो कम करना है। फिर वो ग्रुप बनाएंगी, जॉगिंग करेंगी, वॉक करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी डेली की डेली। फिर वो 6 दिन 5 दिन खूब एक्सरसाइज करेंगी, खाना शाना कंट्रोल करेंगी। फिर वो क्या होगा, वो लेडीज़ लोग सैटरडे या संडे के दिन ग्रुप होगा 4-5, वो मिलके गाड़ी में जाएंगी घूमने फिरने। वहाँ पे फिर क्या करेंगी, घूमने फिरने जाएंगी तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगी, फिर वो और ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगी। तो 6 दिन जो उन्होंने स्ट्रगल की, इतना सारा जो एक्सरसाइज की, वॉक की, या जो भी स्ट्रिक्ट डाइट पे रही, वो सारा जो इसका रूटीन था वो सारा क्या हो जाएगा, रूटीन सारा डिस्टर्ब हो गया। 7वें दिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जिसमें बर्गर पिज़्ज़ा है या फ्रेंच फ्राइज ये खा रहे हैं, तो आपका फ़ायदा ही नहीं है 6 दिन ये सारा काम करने का। तो इसमें क्या हो जाएगी, अब ये वो औरतें बूढ़ी जो परेशान हो जाएगी, भाई हम जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा यही है, 5वें दिन 6ठे दिन जो आप घूमने फिरने जाओगे, ये गंद खाएंगे, जिसको बिंजेस ईटिंग कहेंगे। माना 6 दिन तो आपने कंट्रोल किया, 7वें दिन फुल ठूस लिया, 10,000 8,000 कैलोरी, वो चीज़ बैलेंस होगी आपकी 6-7 दिन होगी, ठीक है ना। तो ये भी फिर बीमार हो जाएंगी, साइकोलॉजिकली फिर मरीज हो जाएंगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है, हमारा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। तो ये डिसऑर्डर है जिसको बुलिमिया नोरेक्सिया कहेंगे, ये बूढ़ी औरतों में कॉमन है। फिर एक और डिसऑर्डर है जिसका नाम है पाइल्स या हेमोराइड्स। बड़ा पाइल्स या हेमोराइड्स जिसको बवासीर भी कहते हैं, ये एनस के अंदर होता है। ये तब होता है जब नंबर 1 इसका कारण है बेटा पानी का कम पीना। अगर आप पानी 2.5-3 लीटर से कम पी रहे हैं, मिनिमम 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। पानी अगर कम पी रहे हैं, इसके नतीजे में क्या होगा, आपका जो बेटा इंटेस्टाइन है ना, वो इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जब फीसेस आपके जमा होंगे ना, तो यहाँ पे आपकी बॉडी को तो बेचारी को पानी चाहिए, ब्लड को, ये चीज़ों को। तो ब्रेन क्या करेगा, आपके ब्लड को ओवर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो फीसेस में जो भी पानी है वो पानी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके नतीजे में फीसेस जो है, गंद, स्टूल या पूप, वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, फिर वो निकल नहीं पाएंगे बाहर, पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से होती है कॉन्स्टिपेशन, एक के कारण कॉन्स्टिपेशन, जिसके नतीजे में क्या होगी, कब्जी हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। दूसरा ये कब्जी या ये जो पाइल्स होंगे उसका एक और कारण है फाइबर की कमी। आटा खाते हैं ना आप आजकल, जो स्पेशल आटा वाइट सफ़ेद 2 रुपये ज़्यादा भर के जो आटा लाते हैं, ज़्यादा नुकसानकार है। बड़ा आटा जो है, इसमें आपका जो बीज होता है ना, उसके ऊपर जो छिलका होता है, वो छिलका लाजमी है बेटा। उस छिलके में कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन ए होता है, फाइबर्स होते हैं जो लाजमी आपको चाहिए। ये फाइबर्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में खाने को सही तरह से जो है पेरिस्टल कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, खाने को अच्छी तरह से निकालते हैं बाहर। आपको एक्स्ट्रा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सुबह के टाइम बाथरूम में। तो ये चीज़ जो है, पानी की कमी, फाइबर की कमी, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज होगी, और कब्ज के नतीजे में आगे क्या होगा, पाइल्स होगा। पाइल्स में क्या होगा, अब फीसेस निकल नहीं रहे पानी की कमी की वजह से, फाइबर है नहीं जो उसको सही तरह से प्रॉपर निकाले, म्यूकस है नहीं प्रॉपर, पानी है नहीं प्रॉपर फीसेस के अंदर, ताकि फीसेस स्मूथ हो सके, ईजीली निकल सके। अब इसके नतीजे में क्या होगा, बंदे के वो माल जमा होता जाएगा, गंद सारा, फिर बंदा परेशान, नीचे से जो माल निकल नहीं रहा है, फिर बंदा जोर लगाएगा और ज़्यादा उस गंद को निकालने के लिए, जिसके नतीजे में क्या होगा, एनस की जो ब्लड वेसल वो डायलेट हो जाएगी, बस्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर खून होगा, ब्लीडिंग होगी, एक्स्ट्रा मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्फेक्शन होगी, जिसके नतीजे में हम क्या कहेंगे, उसको बीमारी हो गई, जिसको पाइल्स या हेमोराइड्स कहते हैं। अच्छा, ये कारण इसका। आगे देखें, एक और बीमारी है क्वेश्चर डिजीज। क्वेश्चर डिजीज जो है बेटा, ये होती है माल न्यूट्रिशन की वजह से। खाना खा रहे हैं मगर प्रोटीन नहीं है उसमें खाने में, अगर प्रोटीन की कमी है बॉडी में, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, क्वेश्चर डिजीज होगी। ये होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन योर फूड, इज कॉल्ड क्वेश्चर डिजीज। तो इसका इलाज बहुत लंबे से चलता है, मगर मेन इलाज यही है प्रोटीन खाना।
आपको कम से कम WHO रिकमेंडेड है कि 50 से 60 मिलीग्राम प्रोटीन डेली लाजमी खाना चाहिए। हम जो खाते हैं प्रोटीन वो 20 से 30 मिलीग्राम ही खाते हैं, मगर ज़्यादा खाना चाहिए प्रोटीन। अंडे वगैरह ये लाजमी, दूसरे तीसरे दिन गोश्त वगैरह, ये दूध है, ये चीज़ें लाजमी। आगे देखें, दूसरी बीमारी है डायसेंट्री। डायसेंट्री हम कहते हैं बेटा ये डायरिया होता है, इसे डायरिया के साथ ब्लड निकलता है बाहर, इसको कहते हैं डायसेंट्री। माना जो बाथरूम है उस बाथरूम जो है उसमें साथ ब्लीडिंग निकले, डायरिया होता है लूज मोशन, लूज में साथ ब्लड निकलना शुरू हो तो इसको कहेंगे डायसेंट्री। और डायसेंट्री कराने वाले दो जानदार, एक बैक्टीरिया होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया। दूसरा होता है प्रोटोजोआ, एक जानदार, इस प्रोटोजोआ का नाम है एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका। ये दोनों कराते हैं डायसेंट्री। डायसेंट्री के बाद नेक्स्ट है बेटा जांडिस। जांडिस ये बीमारी होती है बाइल पिगमेंट की वजह से। बाइल जूस नहीं आपने पढ़ा होगा लिवर के टॉपिक में, लिवर लेक्चर जो है वहाँ पे आपने देखा होगा, लिवर जो अपलोड हो चुका है टॉपिक। लिवर जो अपना ऑर्गन है बेटा ये बनाता है बाइल जूस रेड ब्लड सेलों से। फिर लिवर ये बाइल जूस को जमा करता है पित्ते के अंदर गाल ब्लेडर में। फिर गाल ब्लेडर से ये बाइल जूस आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की डोडेनम में, जहाँ पे ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। और इससे बाइल जूस में दो पिगमेंट होती हैं, बाइल्यूरुबिन, बाइल्यूवर्डिन। ये जो दो पिगमेंट है बाइल्यूरुबिन और बाइल्यूवर्डिन, ये अगर ये नाली ब्लॉक हो जाए तो उसको लाती है बाइल जूस को। अगर ये नाली ब्लॉक हो जाए, सिंपल कोलेस्ट्रॉल जो है ना चर्बी, वो हम ज़्यादा खाएं तो उसमें बाइल जो है पित्ते की पत्थरियाँ होती हैं, वो पत्थरियाँ क्या करेंगी, नाली को ब्लॉक कर देंगी, जिससे बाइल जूस आता है। फिर क्या होगा, ये बाइल पिगमेंट बाइल जूस ब्लड में एक्यूमुलेट या जमा होता जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगी, बीमारी जांडिस, जिसमें आपका खून यूँ समझो किसी काम का नहीं रहेगा, बॉडी में सही तरह से गैस एक्शन नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली ब्लड नहीं उठा पाएगा, हर बॉडी को दे नहीं पाएगा, एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, बंदे की बॉडी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसको हम कहेंगे जांडिस की बीमारी। ये होती है बाइल पिगमेंट की जमा होने की वजह से खून के अंदर। ऐसे एक और बीमारी है कॉमन, हेपाटाइटिस है। हेपाटाइटिस जो बीमारी है इन्फ्लामेशन और लिवर है। ये पिछले साल सवाल आया था आपकी मेडिकल के टेस्ट में भी कि इन्फ्लामेशन और लिवर इज कॉल्ड हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस बीमारी बेटा किसकी है, लिवर की है, आपके जेरे की है, जिगर की है। जिगर या जेरा, आपका जिगर वो बेटा नहीं, कोई हम सफ़र या साथी नहीं, जिगर हम कहते हैं इसको, ऑर्गन को। इसकी बीमारी को हम कहेंगे हेपाटाइटिस। वो जो बीमारी होती है ना जिगर की, वो बीमारी वो अलग चीज़ है जिसको पागलपन कहते हैं। हेपाटाइटिस बीमारी जो बेटा ये कराने वाला कौन होता है, वायरस होता है कॉमनली, और उस वायरस का नाम भी हेपाटाइटिस वायरस ही है। हेपाटाइटिस वायरस या हेपाटाइटिस को हम अलग से वायरस वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेपाटाइटिस के टाइप है 5-6, वो ABCD। अच्छा, इसके अलावा हेपाटाइटिस कराने वाले बेटा और कौन है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आपके इम्यून सिस्टम सेल भी अटैक करते हैं लिवर पे, इसके नतीजे में होती है। इसके अलावा टॉक्सिन्स, जहर, शराब वगैरह, इसमें भी हेपाटाइटिस होता है। ड्रग हम ज़्यादा खाएंगे, गोली दवाई बगैर, जो आजकल के डॉक्टर जो हैं दवाई जो है देते हैं एक्स्ट्रा, अपनी जो कंपनियों में जो चीज़ें उसको XYZ, तो इससे भी होती हैं हेपाटाइटिस की डिजीज़। ये सारे थे कॉमन आपके डिसऑर्डर्स। और ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टम जो है कंप्लीट अपलोड हो चुका है, और ये ह्यूमन डाइजेस्टम आज से कंप्लीट हुआ है। एक और लेक्चर आएगा अपना जिसमें हम पूरा ह्यूमन डाइजेस्टम को ओवरव्यू करेंगे।